लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तब हम उसको E इज इक्वल टू एच न्यू बोल सकते हैं। ये एक प्लेट पर आकर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं जो हमने डिस्कस किया था। ये रेडिएशन आया, E इज इक्वल टू एच न्यू, और यहां जो एटम लगा हुआ है उससे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। एग्जैक्ट अमाउंट अगर हम सोचना चाहते हैं तो कितना अमाउंट मिनिमम रिक्वायर्ड होगा एनर्जी का, तो मैं उसको कह सकता हूं एच न्यू जीरो। न्यू जीरो का क्या मतलब है? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए रिक्वायर्ड है वही आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर हमने इससे ज्यादा एनर्जी दे दी, मैं इसको कह सकता हूं ई नॉट या ई जीरो, एच न्यू नॉट, एच न्यू जीरो। ये तो हो गए आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर। लेकिन अगर जो आपने एनर्जी दी वो ज्यादा एनर्जी दे दी, किसके कंपैरिजन में? ई जीरो के कंपैरिजन में, तो बची हुई एनर्जी का क्या होगा? बची हुई एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इसका क्या मतलब है? ई ज्यादा दे दी आपने ई नॉट से, दैट मीन्स जो न्यू आपने इस एनर्जी की, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब वही जो डेफिनेशन बता रखी है आपको, वो भूलनी नहीं है पुरानी बातें। अगर हर बार मुझे बतानी पड़ेगी तो फिर कुछ नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी वेव्स पर सेकंड पार हो सकती हैं, किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो सकती है। वो जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अगर ये जो आपने एनर्जी दी है, ये आपने जो रेडिएशन दिया है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उस फ्रीक्वेंसी से जो मिनिमम अमाउंट था इलेक्ट्रॉन जेट करने के लिए, तो बची हुई फ्रीक्वेंसी अब क्या करेगी, बची हुई एनर्जी अब क्या करेगी? वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। और हमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर लिख देना होगा। वो स्ट्रक्चर क्या होगा? एच न्यू इज इक्वल टू ई। अगर ई एक्स्ट्रा है तब दैट मस्ट बी इक्वल टू एच न्यू जीरो, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ एम वी स्क्वेयर क्या हो जाएगा? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको समझनी। ये एच न्यू क्या है? इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक और नाम देते हैं हम इसको, इसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन। दूसरा नाम जो इसको दिया जाता है वो दिया जाता है वर्क फंक्शन का। जब भी हम किसी एक एटम को इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एनर्जी देना चाहेंगे तो एनर्जी बहुत तरह दी जा सकती है। एक एनर्जी देने का वे होगा कि मैं कोई रेडिएशन, लाइट, सनलाइट मेटल पर रेडिएट करूं। ये जो एनर्जी मैंने दी है ये E इज इक्वल टू एच न्यू है। न्यू इस वेव की, ये जो आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। जब इसने एनर्जी इसको दी तो इस एनर्जी ने दो काम किए। इलेक्ट्रॉन हटाया, एच न्यू जीरो के बराबर एनर्जी, प्लस इस इलेक्ट्रॉन की ये जो हटा, काइनेटिक एनर्जी भी होगी के ई। ये काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू जीरो, दैट इज वर्क फंक्शन। ये क्या है काइनेटिक एनर्जी? के ई मैं इसे कह सकता हूं। तो ये एनर्जी दो पार्ट में स्प्लिट होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। और जब भी कभी हम किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं तो आने वाले रेडिएशन की
फ्रीक्वेंसी से हम उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी काउंट कर सकते हैं, वेलोसिटी भी बता सकते हैं। अगर आपको देखो क्वेश्चन दिया जाए कि एक मेटल है, उस मेटल के सरफेस पर यहां एटम्स लगे हुए हैं, यहां रेडिएशन आ गया, आपको इसकी एनर्जी दे दी, इस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी, ये दोनों चीजें आपको गिवन है सपोज करते हैं। अब आप क्या करोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी आपको गिवन है, आने वाले फोटोन की एनर्जी आपको गिवन है। आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होकर के चलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आप बिल्कुल बता सकते हो, आपके पास फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन एच न्यू जीरो गिवन है, ये आई ई गिवन है, एच न्यू जीरो क्या है, एच न्यू जीरो ही वर्क फंक्शन है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ई आपको पता है, ई क्या है, जो रेडिएशन की एनर्जी गिवन है वो आप यहां लिख दोगे, वर्क फंक्शन यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपको गिवन है वो आप यहां लिख दोगे, हाफ एम वी स्क्वायर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है वो आप यहां लिख दोगे, कांस्टेंट होता है ये तो वेरी नहीं करेगा। वी आपको निकालना है, वी आप कैलकुलेट कर लोगे। इस तरह के ये न्यूमेरिकल इसमें, छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसमें आ सकते हैं। समझ आ गई है मेरी बात ये सबको? इस तरह हमें इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में डेफिनेशन के व्यू पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एनर्जी के कैलकुलेशन के व्यू पॉइंट से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन। ये सिंपल है क्वेश्चन। हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 1 मिनट दे रहा हूं इसको करने के लिए, जल्दी से सॉल्व करके बताओ आप क्या सोचते हो इस क्वेश्चन के बारे में। नोटबुक लो, कॉपी पेन लो, सॉल्व करो जल्दी। देखो इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने लिखी है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, आप जानते हो। यहां पर न्यू गिवन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, दैट मीन्स न्यू हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकंड, सेकंड -1, और आप हर्ट्ज भी लिख सकते हो, उसे HZ भी लिख सकते हो, ये गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसकी एनर्जी। E इज इक्वल टू H 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेकेंड इनवर्स से ये सेकेंड कैंसिल हो गया, सिर्फ जूल बचा। क्या लिखना चाहिए मुझे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी,
3.313 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद मैंने लिखी है ये इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है। मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा है? 1 मोल पूछा है मेरे से। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा सब लोगों को। 1 मोल पूछा गया है मुझसे। एक फोटोन की एनर्जी ये आ गई। दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। 1 मोल के लिए एनर्जी ऑफ 1 मोल्स ऑफ फोटोन is equal to 6.02 into 10 to the raise 23 multiplied by 3.313 into 10 to the raise -19। ये नंबर है और ये जूल में है, तो ये आ जाएगी आपकी 1,99510 जूल्स। इसको किलो जूल में बदल सकते हो 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके। 199.510 किलो जूल, ये एनर्जी आपको लिखनी चाहिए। यूनिट कहां से आई है? यहीं से आई यूनिट। सेकंड इनवर्स है, ये सेकंड है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये जूल बच रहा है हमारा, जिसको हमने नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जूल एंड देन फिर किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया। ये ओवरऑल हमारा आंसर होना चाहिए। जिन लोगों का आंसर 33.1 या 3.31 आ रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है। उन लोगों ने ये क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। 1 मोल के लिए निकालना पड़ेगा। 1 मोल के लिए निकालोगे तो एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको। समझ आ गई ये बात? डायरेक्शन। तो जो मॉडर्न थ्योरी थी उसने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे, क्वेश्चन मार्क लगाए थे। जो हमारा बोर एटॉमिक मॉडल था, बोर एटॉमिक मॉडल बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन बहुत सारी चीजें बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो चीजें बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनमें एक ये बात थी कि वो कोई मैटर एनर्जी कैसे एमिट कर सकता है, रेडिएशन कैसे एमिट कर सकता है। ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ मॉडर्न थ्योरीज दी गई, और वो मॉडर्न थ्योरी थी एक डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या बताते हैं? ये डुअल बिहेवियर बताते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का। जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर मास की तरह है तो इसमें कोई मोमेंटम होगा, mv होगा। और अगर मैं इसको एनर्जी मानता हूं, वेव मानता हूं इलेक्ट्रॉन को, बहुत हल्का पार्टिकल होने के कारण, तो इसकी एनर्जी होगी। अगर एनर्जी है और ये रेडिएशन है तो इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, एच न्यू या एच सी ओवर लैम्डा। ये भी होना चाहिए। अब अपने आप में ये एक बिल्कुल नई सी बात थी कि एक पार्टिकल की वेवलेंथ हो। भाई वेव की वेवलेंथ होती है जिसका कोई मास ही नहीं होता। ये तो एक बिल्कुल क्लियर कट थ्योरीज, दो अलग अलग थ्योरीज हैं। लेकिन पार्टिकल, अगर जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि पार्टिकल अगर बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, कई बार प्रोटॉन भी, प्रोटॉन हालांकि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत भारी होता है, तो वो पार्टिकल्स जब तेजी से मूव करते हैं तो उसके साथ एक कोई वेव एसोसिएटेड होती है। उसको डी ब्रॉगली ने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि हम ये मान सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये न्यूक्लियस हुआ और ये इलेक्ट्रॉन घूमता चला जा रहा है। लेकिन डी ब्रॉगली ने यह कहा था कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है, तो मुझे वेव को दिखाना पड़ेगा।
वेव इस इलेक्ट्रॉन के साथ अगर एसोसिएटेड होगी तो ऐसे दिखाई जा सकती है, ये एक वेव। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता चला जा सकता है। थोड़ा सा मैं इसको और सही करके अगर बनाता हूं तो मुझे यहां से ये शो करनी चाहिए, पूरी वेव बनेगी। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे सीधे ना घूमकर एक वेव की फॉर्म में घूम रहा है, और एक ही टाइम में वो दो बिहेवियर शो करता है। इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन की कोई एक वेवलेंथ भी होती है। इलेक्ट्रॉन का मास होना उसे मटेरियल इंडिकेट करता है, यानी वो मैटर है, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होना या फ्रीक्वेंसी होना ये इंडिकेट करता है कि वो रेडिएशन है। मींस बहुत छोटे पार्टिकल डुअल बिहेवियर शो करते हैं। उनमें मोमेंटम भी होता है, उनमें वेव जैसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उनका वेवलेंथ भी होता है, जबकि हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखते। डेली लाइफ में जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन होता है, उसमें हम ये मानते हैं कि मास नहीं है। और जो मास होता है, जैसे क्रिकेट की बॉल है, वो तो बॉल है, उसके साथ कोई वेवलेंथ एसोसिएटेड नहीं है, तो हम उसे मास मानते हैं, मटेरियल को मटेरियल की तरह एंड रेडिएशन को रेडिएशन की तरह देखते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, कोई बहुत छोटे जो पार्टिकल होते हैं दुनिया में जिनको हम देख नहीं पाते, वो डुअल बिहेवियर शो करते हैं। वो मास एंड वेवलेंथ दोनों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मास के साथ एसोसिएटेड होना क्या इंडिकेट करता है कि ये मटेरियल है, मैटर है। वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड होना, फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड होना, वेव नंबर के साथ एसोसिएटेड होना, एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होना, ये इंडिकेट करता है कि ये रेडिएशन है। तो 1924 में डी ब्रॉगली नाम के एक साइंटिस्ट थे। डी ब्रॉगली, और जो जर्मन एक ये वर्ड है डी ब्रॉय भी बोलते हैं, जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो डी ब्रॉय है, लेकिन लिखने में जो इंग्लिश में कन्वर्ट होता है तो डी ब्रॉगली, हम लोग यहाँ इंडिया में उनको डी ब्रॉगली बोलते हैं, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है डे ब्रॉय बोलते हैं। तो ये डे ब्रॉय हाइपोथेसिस से एक डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्लेन किया गया। किसी रेडिएशन का मैटर बिहेवियर या किसी मास का रेडिएशन बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए, इन द व्यू ऑफ शॉर्टकमिंग ऑफ बोर मॉडल। शॉर्टकमिंग थी बोर मॉडल की, वो ये नहीं बता पा रहा था कि कोई एक एटम रेडिएशन क्यों निकाल पाता है। ये बताने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, और उन कोशिश में कुछ नए मॉडल दिए गए, और ये दो नए मॉडल थे। एक नया मॉडल जो था वो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। Two important developments which contributed significant in the formulation of such a model were, means ये इस बात का क्या मीनिंग है, दो चीजें एक ही एटम में एक्सप्लेन करने के लिए। एटम एक था, उस एटम का रिलेशन वेव के साथ भी किया गया, और उस एटम का रिलेशन मैटर के साथ भी किया गया। अगर हम इसे मैटर मानते हैं तो हम इसे इसमें बोलेंगे कि मास है, अगर हम इसे वेव मानते हैं तो इसमें वेवलेंथ मानेंगे या फ्रीक्वेंसी मानेंगे, या और वेव से जो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है उनको हम कंसीडर करेंगे। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। वो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कौन से थे? एक डे ब्रॉय हाइपोथेसिस था, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अभी पहले नंबर पर मैं ये थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कस करेंगे, जो 1924 में डे ब्रॉय ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था। और एक्सप्लेनेशन ये था कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल, जिनका मास बहुत 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 कम होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। अब आप इलेक्ट्रॉन का मास इमेजिन कर सकते हो कि 9.1 इंटू 10⁻³ - 31 किलोग्राम, तो बहुत ही कम होता है।
एक्सट्रीमली स्मॉल है। इन पार्टिकल के लिए ये रूल वैलिड है। 1 ग्राम 2 ग्राम के पार्टिकल के लिए, जिनको हम डेली लाइफ में डील करते हैं, उनके लिए ये रूल वैलिड नहीं होते हैं। बहुत छोटे पार्टिकल के लिए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटा या क्वांटम, वर्ड दिया था हमने एक पहले ही, जिन्हें बोला गया था कि क्वांटम कहते हैं हम इसे, या क्वांटा बोलते हैं हम इनको। तो बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी, दोनों। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट जस्ट फोटोन हैज मोमेंटम, जो फोटोन आता है वो हल्के पार्टी मोमेंटम रखता है, एज वेल एज वेवलेंथ। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ भी होगा एंड कुछ ना कुछ उसका मोमेंटम भी। मोमेंटम मतलब mv, यानी मास कुछ है, वेलोसिटी कुछ है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मोमेंटम एसोसिएटेड है मटेरियल पार्टिकल के साथ। इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो है मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटोन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए ये एप्लीकेबल है। बाकी हैवी पार्टिकल्स के लिए, जैसे 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम के लिए, ये एप्लीकेबल नहीं होता है डुअल बिहेवियर। अब थ्योरेटिकली अप्लाई करने को कर दो, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमें कभी भी नजर नहीं आते। तो डी ब्रॉय ने सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था, ये क्या एक्सप्लेन किया था, इसको हम सोच सकते हैं। एक इक्वेशन हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो डी ब्रॉगली ने जो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। एक उसने रिलेशन दिया किस किस के बीच में, लैम्डा यानी वेवलेंथ जो रेडिएशन की आ रही है, वेवलेंथ रिकॉल कर लो। कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी कोई वेवलेंथ है। जैसे ये पार्टिकल जा रहा है, बहुत हल्का पार्टिकल है, तो ये तो मूव कर रहा है। अगर मैं इसे मास कहता हूं तो mv इसका मोमेंटम है। और अगर मैं इसे वेव कह रहा हूं, इसके साथ एसोसिएटेड एक वेव है, वो क्या होगी वेव, उसका वेवलेंथ होगा अपना, लैम्डा होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पार कर रही हैं, ये फ्रीक्वेंसी होगी। मोमेंटम mv हो जाएगा। p से बोल रहे हैं हम मोमेंटम, लेकिन हम इसे m मल्टीप्लाइड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी v बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिलेशन दिया था डी ब्रॉय ने, वो ये रिलेशन दिया था कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट था। ये सबसे पहले एक डी ब्रॉय ने रिलेशन दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। उसका कहना था डी ब्रॉय का कि जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इस पार्टिकल के मोमेंटम के। mv क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, वेवलेंथ उतना कम होती चली जाएगी। मोमेंटम जितना कम होगा, उतना वेवलेंथ ज्यादा होती चली जाएगी। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया तो उसकी जगह कांस्टेंट एक रखा गया, लैम्डा इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट h था, प्लैंक्स कांस्टेंट था, h ओवर mv था। ये एक रिलेशन सबसे पहले डी ब्रॉय ने रूल दिया था। क्या क्या था डी ब्रॉय रूल? किसी पार्टिकल की, किसी छोटे पार्टिकल की वेवलेंथ उस पार्टिकल के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो मैंने बात लिखी है, ये वाली बात, किसी पार्टिकल की वेवलेंथ उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मोमेंटम बढ़ेगा, वेवलेंथ कम होगी। मोमेंटम कम होगा, वेवलेंथ बढ़ेगी। यहां से उसने जो रूल निकाला, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हुए लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv किया। अब इस फॉर्मुलेशन से जो डी ब्रॉय ने एक लॉ दिया था, ये कि मोमेंटम वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अब हम इसमें लैम्डा की वैल्यू वहां से उठा करके रख सकते हैं, जो इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ये लैम्डा की वैल्यू वहां से उठा करके हम रख सकते हैं, जिसको हम प्लैंक्स इक्वेशन बोल रहे होते हैं। प्लैंक्स इक्वेशन क्या होती है? ये तो हो गया, ये जो एच हो जाएगा दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट।
दिस कैन बी ड्राइव्ड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा हम कह सकते हैं। एच न्यू ये पढ़ते आ रहे हैं पहले से, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हम करते आ रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे हटाना है तो कितने रेडिएशन की एनर्जी देनी होगी, ये हम यहां से जज कर सकते हैं। एक आइंस्टाइन थ्योरी भी थी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आइंस्टाइन थ्योरी को भी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास का एनर्जी के साथ अगर रिलेशनशिप किया जाए तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अब अगर मैं E इज इक्वल टू mc स्क्वायर रखता हूं तो E की जगह क्या लिख दिया मैंने, hc ओवर लैम्डा। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। E की जगह मैंने लिख दिया hc ओवर लैम्डा, ये इक्वल टू mc स्क्वायर। आइंस्टाइन का अगर एनर्जी इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं तो दूसरी तरफ लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv था, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। और अगर ये लाइट की स्पीड से चल रहा है, रेडिएशन जो होता है वो लाइट की स्पीड से ही चलता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, v की जगह मैं c लिख सकता हूं। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी तो वेलोसिटी है पार्टिकल की। तो यहां मैं मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और अगर रेडिएशन की बात कर रहा हूं तो रेडिएशन की स्पीड कितनी होती है, रेडिएशन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। v की जगह मैं c लिख सकता हूं, m मल्टीप्लाइड बाय c लिख सकता हूं यहां पर। वो जो एक इक्वेशन यहां पर लिखी है, ये वाली इक्वेशन, अगर ये किसी ऐसे पार्टिकल के लिए की जाए जो रेडिएशन है, मतलब उसकी लाइट स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम। v की जगह v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब मैं रेडिएशन मान रहा हूं उसको, तो रेडिएशन होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा। mc कर रहा हूं, बस से आप v लिखा रहने दो, बस स्पीड ऑफ लाइट लिख लो आप इसे। ये रिलेशन दोनों मैं एक दूसरे के साथ यहां से mc की वैल्यू उठा करके यहां पर रख सकता हूं। mc क्या हो जाएगा, h ओवर लैम्डा हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहां पर रख करके चेक कर सकते हैं। तो आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूं इसको, यही बात जो मैंने आपको बताई है वही बात मैं, E इज इक्वल टू mc आइंस्टाइन इक्वेशन है, इसको मैंने इक्वल रख दिया एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर के। और लैम्डा जो पिछली इक्वेशन से क्या किया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी की जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख करके c लिख दिया गया। ये इक्वेशन अगर हम चेक करते हैं तो यही इक्वेशन, तो ये इक्वेशन देखी जाए तो यही इक्वेशन तो है डी ब्रॉय इक्वेशन। ये डी ब्रॉय इक्वेशन किस तरह से आई, लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर ओवर hc किया इसको, hc करने पर ये वैल्यू आ गई, c से c कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h ओवर mc या mv। हम आइंस्टाइन की इक्वेशन से भी ये डिसाइड कर सकते हैं, तो इक्विवेलेंट आ गई ये। अब दूसरी तरफ कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो अलग अलग 1924, 25 या उससे पहले जो आइंस्टाइन का टाइम था, उस टाइम में सब लोग क्या कर रहे थे, मैटर का रिलेशन रेडिएशन के साथ करने की कोशिश कर रहे थे। यानी अलग टाइप की साइंस एक डेवलप हो रही थी जिसको हम क्वांटम साइंस बोल रहे थे। क्वांटम साइंस जो है वो ये इंडिकेट कर रही थी कि मैटर का वेव के साथ क्या रिलेशन। ये अपने आप में एक नए टाइप की साइंस थी जो पार्टिकल एंड वेव्स को आपस में रिलेट कर रही थी। तो उस टाइम पर बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट थे, एक
डेविसन एंड जर्मर, ये दो लोग थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो रिलेटेड थे डिफ्रैक्शन से। इलेक्ट्रॉन्स को आपस में इंटरेक्ट कराया तो उन्होंने वेव की तरह से बिहेव किया, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बीम को इधर से लेकर के आए, एक इलेक्ट्रॉन के बीम को इधर से लेकर के आए, ये जब कोलाइड किए तो ये इन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे वेव्स बिहेव करती हैं। वेव्स बिहेव करती हैं, इसका एक अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं आपको, तो मान लो बिल्कुल शांत सा कोई तालाब है, उसमें आप इधर एक कंकर मारते हो तो उसमें बिल्कुल रिपल्स कुछ इस तरह से बन जाएंगे और ये आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वेव्स की फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। कोई और इधर भी मान लो यहां पर कोई स्टोन एक डालता है, तो यहां पर भी कहीं किसी एक बॉर्डर पर आकर के ये दोनों मिलेंगे, तो नेट इनका या तो एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, वेव्स दोनों जब आपस में कोलाइड करती हैं या तो प्लस हो जाती हैं या माइनस हो जाती है, ये काम वेव्स में होता है। तो ऐसा कुछ बिहेवियर इलेक्ट्रॉन में भी देखा गया, जबकि वो तो पार्टिकल्स थे पहले, लेकिन ये डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन में ऑब्जर्व किया गया, इलेक्ट्रॉन के बीम में ऑब्जर्व किया गया। तो यहां से पता चला कि इलेक्ट्रॉन डुअल बिहेवियर शो करता है। ये बड़े डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट थे और आपके अप्रोच से बाहर हैं, जस्ट इनका नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं दिए हुए हैं, जस्ट इनका नाम है। हायर क्लासेस में आप जाकर के इन एक्सपेरिमेंट्स को भी पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में या कहीं और पर। तो ये डिफ्रैक्शन मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ये क्या था, किस तरीके का डिफ्रैक्शन किस तरीके से हुआ। ये दो वेव्स आपस में जब एक दूसरे के साथ मर्ज करती हैं तो या तो वो प्लस हो जाती हैं या वो माइनस हो जाती है, तो उनका नेट एक दूसरे के साथ इफेक्ट पड़ता है। पार्टिकल्स के साथ ऐसा नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहे थे एक वेव की तरह से, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा था, सपोज करते हैं हम कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो दो प्लेट्स के बीच में हम इसे स्पीड अप कर रहे हैं, तब उनका पोटेंशियल डिफरेंस v है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ को चल रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात अगर हम करते हैं, अगर उसका v पोटेंशियल है, इन दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल v है, और ये इलेक्ट्रॉन जितना काइनेटिक एनर्जी ले रहा है, जितनी स्पीड से ये चल रहा है, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर एक डेफिनेशन आपको याद हो पहले, तो हमने इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² को इक्वल किया था इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल किया था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? जब हम 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसके बराबर होती है। पहले कभी मैंने डेफिनेशन बताई है, मुझे याद पड़ रहा है। तो हाफ mv² विल बी इक्वल टू 1 ev। तो अगर मैं इसको करता हूं mv² इज इक्वल टू 2ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा m²v² इज इक्वल टू 2evm। इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो m² हो जाएगा, इधर m आ जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। तो mv क्या हो गया? mv विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2emv। ये mv आ गया। इस mv की वैल्यू को मैं वहां पर रख सकता हूं। कहां पर? वो एक इक्वेशन थी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv या mc, mc था या mv था। ये mv की वैल्यू यहां से उठाकर मैं अगर इसमें रख देता हूं, तब ये आनी चाहिए इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ
2eVm, ये आ जाएगा मेरा रिलेशन। यानी हम एक और फॉर्मेट लैम्डा का निकाल सकते हैं। एमवी के अलावा हम पोटेंशियल डिफरेंस भी यूज कर सकते हैं वेवलेंथ के लिए। और ये एमवी क्या है? एमवी तो मोमेंटम होता है सीधा सीधा। मैं यहां इक्वल टू मोमेंटम भी कर सकता हूं। मोमेंटम किसे कहते हैं? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2em कैपिटल वी। कैपिटल वी, ये वाला वी अलग है, ये वाला वी अलग है भाई, प्लीज ध्यान रखना। ये वेलोसिटी है, ये वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ईवी वाला। तो एक रिलेशन और डिसाइड किया जा सकता है, एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसको मैं एलैबोरेट करके बता रहा हूं, डिटेल से बता रहा हूं। ये अभी मैंने बताया, हाफ एम वी स्क्वायर। जब दो प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम रखते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आती है, ई। तो मैंने यहां से रिलेशन एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 EmV किया, एमवी की वैल्यू निकाली, ये भी मैंने आपको बताया, जो कि एमवी मोमेंटम के इक्वल होगा। इसको मैंने अपनी पुरानी इक्वेशन में ला करके रख दिया, इस एमवी की वैल्यू को इसको उठाकर यहां पर इसमें प्लेस कर दिया। नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू H/2 EmV। ये एक नया रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया वेवलेंथ में एंड किसी इलेक्ट्रॉन के मास के साथ। एक बात ये हो गई। अब इसके बाद अगर जो बोर थ्योरी की बात की जाए, बोर थ्योरी का डी ब्रॉगली इक्वेशन के साथ रिलेशन किया जाए, तो अभी मैं आपको बता रहा था यहां से लेकर अगर न्यूक्लियस क्या कहता था, ये बोर थ्योरी क्या कहती थी कि कोई रेडियस होती है एक, उस रेडियस से ये चारों तरफ रोटेट घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। अब लेकिन डी ब्रॉगली ने तो कह दिया कि ये वेव है, तो इन दोनों को जोड़ा गया बातों को और इस वेव को इस तरह से बना दिया गया। यानी जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट में वेव घूम रही है, बस ये मान लिया गया। अब आप इन वेव्स की बात करो, अगर मैं इस वेव की बात करता हूं तो यहां से लेकर और यहां तक एक वेव हो गई, फिर यहां से लेकर यहां तक एक वेव हो गई, एक वेव ये हो गई, वेवलेंथ हो गई ना इसकी, ये एक वेवलेंथ ये हो गई। यहां से लेकर के यहां तक एक वेव ये हो गई, यहां से लेकर के और यहां तक पूरा, ये सही से बनाओगे तो बिल्कुल बराबर बराबर रखनी है सारी, ये एक वेवलेंथ ये हो गई। 1 2 3 4, 4 वेव हो गई है ये यहां पर। तो अब इसको कंसीडर करो, ये क्या होता है? ये सर्कमफ्रेंस है, ये यहां से यहां तक अगर मैं घूमता चला जा रहा हूं तो ये किसके इक्वल होता है? 2πr होता है। 2πr विल बी इक्वल टू n लैम्डा। बड़ी सिंपल बात है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। n लैम्डा मतलब लैम्डा क्या है? देखो इसको उठाकर मैं यहां लिख रहा हूं, इतने पार्ट को उठाकर यहां से यहां तक के पार्ट को उठाकर मैं यहां लिख रहा हूं, इधर एक वेव बन गई है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लैम्डा। अगर एक और वेव होती तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? लैम्डा प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा। यहां से पूरे घूमने पर 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, तो मैं 4 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बोल दूंगा। और अगर n वेव्स बनी है पूरे सर्कमफ्रेंस में 2πr में, तो n लैम्डा के बराबर आ जाना चाहिए। तो जो मॉडर्न थ्योरी के साथ पुरानी थ्योरी बोर्स एटॉमिक मॉडल को रिलेट किया गया, डी ब्रॉगली कह रहे थे कि ये तो वेव है, और जो बोर एटॉमिक मॉडल कहता था वो कह रहा था कि ये मैटर है, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो दोनों को मर्ज किया गया, दोनों की बातें सही मान करके ये कहा गया कि आप
मैटर मान लो, आप वेव मान लो, हम उस वेव को इसी सर्कल में घुमा देते हैं और उसकी वेवलेंथ बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर ओवर एन। ये एन क्या है, नंबर ऑफ वेव, जितनी भी, एक वेव है, दो वेव है, तीन वेव है, चार वेव है, ये इसके बराबर हो जाएगी। अब दूसरी तरफ ये तो बात हमारी बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हो गई, ये वाली बात तो बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग। लेकिन डी ब्रॉय ने सबसे पहले क्या बोल दिया था, लैम्डा वाज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो हम अगर इन दोनों को एक साथ रख दें, यहां पर रख दूं मैं लैम्डा की वैल्यू, तो बात क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इस वैल्यू को उठाकर यहां रखकर चेक करता हूं, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू एच ओवर एम वी इक्वल टू 2 पाई आर ओवर एन। ये आ जाएगा एक रिलेशन। किसमें रिलेशन ये आया, ये रिलेशन आया डी ब्रॉय इक्वेशन में एंड बोहर एटॉमिक मॉडल में। यानी हमने पुरानी थ्योरी को, जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम मास मान रहे थे, उसको हमने रिलेट कर दिया किसके साथ, नई थ्योरी के साथ। तो हम यहां क्या कह सकते हैं, MVR, इसको मैं यहां ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट मस्ट बी इक्वल टू MVR इज इक्वल टू ये MV और एक ये R, तीनों इकट्ठे कर दिए, 2 पाई इधर ले आया मैं, NH ओवर NH ओवर 2 पाई। अब ये बताओ क्या चीज है, ये वही थ्योरी है जो किसी टाइम पर बोहर ने अपनी दी थी। दैट मीन्स ये बात अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट आ रही है। उसने क्या कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, H ओवर 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये वेव जो बनेगी, या तो एक बनेगी, या दो बनेगी, या तीन बनेगी, या चार बनेगी, या पांच बनेगी। ये वेव 1.5 नहीं बनेगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी। इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब ये हो गया। ये वही थ्योरी है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है बोर एटॉमिक मॉडल अच्छी तरह से, सारी बात पढ़ रहे हो अगर, तो ये रिकॉल कर लेना चाहिए। बोर एटॉमिक मॉडल में दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया था, MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। ये इक्वल आ जाना चाहिए दोनों एक दूसरे के। तो यहां से प्रूव हो जाती है ये थ्योरी, यानी MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। हमने डायरेक्ट लिख लिया था उस टाइम वहां पर, लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी डी ब्रॉय की थी, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो बोहर ने ये बात बताई थी वो अपनी जगह पर करेक्ट बात थी। ठीक हो गई, यहां तक बात समझ आ गई है? किसी को अगर यहां तक कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से, और फिर मैं इसको